ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दीन की तबलीग करके किया पूरी दुनिया को लाइक। आज मैं जिनके सामने बैठा हूं वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीम कम्स ट्रू। डॉक्टर साहब, आप बिलीव करें कि मैंने जब पॉडकास्ट फॉर्मेट को शुरू किया तो कुछ मैंने टिक मारे थे नामों को कि ये मैं अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो जाए। आपका नाम सर फहरिस्त था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोमेंट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आपने इनविटेशन को कबूल किया। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में? जो भी आपको पसंद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई, जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। तो बचपन में हकलाता था और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग होता था। तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे PF देती थी। तो बचपन से मखलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गए, तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, ज़हीन था। लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। सही। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझ पे। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने के बाद दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए। और कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी हाँ, 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेट लेवल। सो आई वाज मोर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन माय कॉलेज डेज, दूर की दौड़।
जिसके अंदर स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस. माय सन फारिक इज मोर शॉर्ट डिस्टेंस रनर, इज अ स्पोर्ट्समैन. तो जहाँ तक कि एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ. एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल. द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज्ड टू लाइक वाज क्रिकेट. आई फेल्ट क्रिकेट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्रिकेट में तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है. टीवी टूटते हैं. हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं. ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में. इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम. उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स. फुटबॉल इज गुड. फुटबॉल है, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो. सही. तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटी. मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत. दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है. आपने जो चूज़ की है, इंडिया से हिजरत करनी पड़ी. इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स. ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरुम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है. तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल. लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश. जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ. हाँ. और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे. तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, हाँ 25,000 होते थे गैर मुस्लिम. तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे. मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे. तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है. अच्छा, हो सकता इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा. कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है. एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया में. बिल्कुल, तीनों सही नाम लिए. और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था, उस टाइम तो मैं तकरीर नहीं करता मुकर्रर थाने में. पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में. और फिर अब बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार. एक बार जब डॉक्टर इस्लाम शहीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं. अच्छा. तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ. दीदा साहब जाने वाले थे, तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया. वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं गया नहीं. फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से. फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है. तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया. पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका. आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया. यस. मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद. तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ. तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं. पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं. जितने सर एक सवाल बनता है मेरा, जी हाँ, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में. मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते. आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया, और आप मक्का से
जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान क्या आने की threats थे मुमानियत वहाँ नहीं से? थी। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते हैं, मेरे वालिद भी जानते हैं। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। ठीक है। तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था, और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था, तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटे नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था, मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर। जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ, और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती है। तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था, 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर वापस लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2022 शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह। लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह होपफुली। दुआ करिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप लोग भी, कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, माशाल्लाह। जी जी जी। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ, उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर लोग की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा तो बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इन्फॉर्मेशन दी कि वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी, और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना चाहिए। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में, और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वो जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे।
जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, बोले क्या गाली दे रहे मुझे? क्या गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिज्जत की इज्जत नहीं करता था मैं, और हिज्जत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है, तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन रहते उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? उनको तो बहुत मशवरा दे दिया मैंने। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया, अभी ये इलेक्शन के अंदर ज़रा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है? बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने, और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे 543 सीट से, 543 543 सीट से। उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। पहले इलेक्शन में 50 से ज़्यादा मिले थे, 52 53% विद कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55%, एंड विद कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58% 59 हो गई, विद कोएलिशन कुछ 64 65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार, 400 पार मतलब ओवर 2/3 मेजॉरिटी अलोन बीजेपी, नॉट द कोएलिशन। तो 50% मिलने के लिए 272 सीट्स थे, 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसे कम मिले उनको, और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर लिए, तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होती, कुछ भी कर सकते, सही, मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उनने बैन कर दी, निकाल दी, और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था, जब 370 निकालने के पहले, कुछ महीने पहले, उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। तो मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले। सही, 18 था या 2018 तकरीबन, 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इसमें? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है, वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है, वो आप लोग हैं। मेरी ज़िंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विथ फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुज़म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं,
हम चाहते कि ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ लो? अल्लाह वालों। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो, आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी दो शर्तें। एक शर्त है, जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नंबर 1 शर्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूँ। फिर तो उन्होंने बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि भाई अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप वापस से आ सकते। मुझे उम्मीद तो थी नहीं। मैं बोला अगर आप, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी, शख्स जो आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। जो मुसलमान कश्मीर में, उनका हक है फ्रीडम, और जो ने मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 इज पार्ट ऑफ द, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे, वो तो जास्ती है उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है जो ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई का गद्दारी है। उनका रिएक्शन तो नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ लिखो, मैं लास्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, ये बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो, या गैर मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करते, फिर कोशिश करते पैसे दे के खरीदने की। नहीं खरीद जाता धमकी देते, अंदर कर लेंगे। ये उनका फॉर्मूला है, प्यार से करके तारीफ करो, हम तुमको फ़ायदा देंगे। नंबर 2, पैसे दे के खरीद। अक्सर ये पहले 2 में अक्सर लोग मान देते। तीसरा है, नहीं करेंगे तो हम ईडी के रेट डालेंगे, इनकम टैक्स के रेट डालेंगे। तो मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया उन्होंने, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। पुलिस भेजे, ईडी भेजे, ये भेजे, नंबर 1 टेररिस्ट कह दिया। तो मैं थैंक यू बोलता, अगर लोग मुसलमान में तो काफ़ी लोग, अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे। लेकिन मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है, वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने की वजह से, अभी तो माशाअल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं जानती होगी, बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते, और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते। तो उसके वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया। वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँ, मैं बोला आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस तो पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में थे तो पास कर सकते थे। करो पार्लियामेंट में जाओ, कोई ऑपोजिशन ले नहीं सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो 543 में से 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी को मिले तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते। 10 साल तक के कोई भी पार्टी को 55 सीट्स भी नहीं मिले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। लेकिन ये इलेक्शन में अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए, और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग। अभी क्या हो गया, आप जो बोले ना, उनका
दबाव और दबदबा मोदी का अभी कम हो गया। हो गया है। अभी ये दो मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो अमेंडमेंट करके जो मुसलमान पे ज़बरदस्त बहुत सी चीज़ें किए, ये दो मेन थे। अभी थर्ड करने जा रहे थे। कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आया उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। ओह, 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए। અને 41 बिलियन स्क्वायर फीट, અને 3,800 स्क्वायर किलोमीटर। कंट्री से ज़्यादा है। हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में, उससे बड़ी है। जी 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 जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं। क्या वो बिल के बोर्ड के अब हम नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है, वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले, या जो वक्फ किया, उसको सिक्योर किए थे। अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक। और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, थोड़े मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फ़ायदा लिए, तो फ़ायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं। आप समझे ना? तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवल्ली है, अपने फ़ायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? बम्बई में। कौन, किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन होते, कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन। मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है, रिश्वत है क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे, वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और नहीं, काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी। उनने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी आप रेंट कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ कि आप पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापस से चेक करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी है कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसके कमेटी में। गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये, अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, हाँ, अभी क्या है, थर्सडे, थर्सडे, तो
4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर में, तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर नायक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए के बाद? नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना। उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस से इंडिया आ सकते। हाँ, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज़ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया तो उनसे इख्तलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best अच्छा, non-Muslim countries। वो सब मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रिया और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइल की मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल की। तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था। तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ। वाह। आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही। सिर्फ एक। नहीं, लॉयर चुप हो गया। तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने। तो आपने जब सुने ने उन पे इल्ज़ाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया। बस स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है, अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफ़ी पावर, अभी भी है, जुडिशरी है, नहीं जरा ज़्यादा, तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते उनके हाथ में। सही। तो इंटरफेरेंस बहुत है, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे, मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया, ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट। आप समझे ना। और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो, तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हज़ारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी, जैसा मैंने कहा, 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हज़ारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हज़ारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज़ है, आराम से हाथ से जा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। बेशक, ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट। अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को अब देखेंगे, अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट। व्हाट इंसाइटिंग हेट? मैं हक मान रहे हमारा। इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है? ये क्या हुआ बताइए। जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, लेकिन वालिदैन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी
फोर्स नहीं किया कि भाई नमाज़ पढ़ो, कहते थे लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब मैं स्कूल में था तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर केजी में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड में एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा। उसके पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 साल से रखा होगा। और जहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का सवाल है तो मैं मेरे वालिदैन को देखता था तो मैं नमाज़ पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालिदैन ने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है जब मेरे वालिदैन की एक सहेली थी जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज़ पढ़ते तो 5 टाइम पढ़ते? मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उन्होंने कहा कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो अगर आपने नमाज़ पढ़ी असर की तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो। ईशा की जब नमाज़ पढ़ेंगे दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि जोहर मिस ना हो, जोहर के बाद असर मिस ना हो। ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने का पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको। तो ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वॉज ओपन, लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7, स्टैंडर्ड 7 से एज ऑफ 13 से रोज़ा रखते थे माशाल्लाह, हज भी किया था। तो माहौल वैसा जो एवरेज मुस्लिम अच्छा, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में था तो उस वक्त मैंने शेख अहमद दीदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे, और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफ़ी हो। वाह। मुख्तलिफ इख्तलाफे राय रखते थे लेकिन एक तरीके से, मतलब सारे भाई ने। वो माशाल्लाह मेरे वालिद का ज़रा अलग ही मिजाज था। ठीक है आपको सही लगता है करो, मुझे सही लगता है। तो वो कभी बहस में नहीं पढ़ते थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हाँ मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, ये करो सही। तो अहमद दीदा साहब आए थे बम्बई में 1987 में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते। उस टाइम मैंने एक आध कैसेट देखा तो मतलब क्या मिलने का, लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मैंने गया मिलने के लिए। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ, हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे आप। अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज़ किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्हें हाँका और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फ़ोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग को बुलाए। तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदात का। उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदात का फ़ैन बन गया। उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही। और अहमद दीदात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लिए आए थे इंडिया में, और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में। और वो जब ऑर्गेनाइज़ किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे, लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था। उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली मे बी 4% होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज। तो भाग जाते थे, बोलते कि जाकिर के साथ तो पिटवा देंगे हमें। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे। तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और 1 साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन थे, लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदा साहब को मिलने के बाद
दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ सोल, बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। क्या बात है भाई, पहले वाह, मैं जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब बन गया। सुभान और जो मज़ा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदार साहब के बाद मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness and says I am a Muslim? कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, who invites to the way and और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक, जो कुरान मजीद में कहा गया है, वो एक दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर, अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मज़ीद लेना है। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नाज़िर भाई? मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट। डॉक्टर जाकिर, अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड। किसी भी फ़िरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर, मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला, ये यहाँ से ये। कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया है उस चीज़ पे। पाकिस्तान कब आ रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में ख़त्म रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदार साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, 88 में लेक्चर किए। तो दीदार साहब के बाद में मुतासिर हुआ डॉक्टर इसरार अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरार अहमद से मिलने का। तो दीदार साहब से जब मुतासिर हुआ तो मैं कसर देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना, बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो थे डॉक्टर इसरार अहमद। तो दीदार साहब अंग्रेज़ी में थे और डॉक्टर इसरार अहमद तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या अल्लाह फिरदौस, आमीन सुभान। तो 1991 में मैं पहली बार आया था, उस टाइम में तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था, और हमारी फाउंडेशन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी हमने। मशहूर भी नहीं हुए थे, मतलब आप नहीं, लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको एक नहीं जानते। डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ, तो कौन शख्स से मिलना चाहते। फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट से उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाए। सही। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी कैसेट, सब कैसेट तो ऑन द स्पॉट है ही नहीं। हम तो कुछ लोग जो मांगते थोड़े मौजूद है, लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट थे। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, और अच्छी उम्दा जापानीज़ वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था, और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। और वो बड़ा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने दाई है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिल के गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिलेगा। और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने नाराज़ थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है, मुसलमान कुरान से क्यों दीन है। सर बहुत। और उनने जो एक
एक गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो ज़रूरत है उसे कम करना चाहिए, एकदम कम। वाह वाह, ज़रूरत कम करो ताकि आपको ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी आसानी के रहे, मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ कहने का इस्लाम के बारे में डंके के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। और ये जो उनने ज़ोहद का कायम जो एडवाइस दिए, और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कभी तकलीफ नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि मेरे वालिदैन ने, जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का है, तो वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं करने वाला हूँ पीजी, तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में, नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का, उन्होंने बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोला 50-50 दावा, 50% मेडिकल प्रैक्टिस, बोले नो प्रॉब्लम। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर थे? वालिद साहब साइकियाट्रिस्ट थे, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे। तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा, बाकी दावा करूँगा, बोले नो प्रॉब्लम। और ये सब ऐसा नहीं कि 2-2 साल के बाद हुआ, 2-2, 3-3 महीने बाद। तो 1.5-2 साल में मैंने कहा वालिदैन से कि मुझे 100% दावा करने का, बोले नो प्रॉब्लम। तो पूरा सपोर्ट था उनके पास, उनका सपोर्ट था, तो मुझे कोई जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर ईसा अहमद साहब से मिला तो उन्होंने क्या, अपनी ज़रूरत को आप कम करो, और ये मैं पहले बोल चुका आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा, दुनिया या दीन। नहीं, इधर मेडिकल, अगर आपको माहिर अच्छा, बनने का है, हाँ, इधर मेडिकल डॉक्टर या अदाई। दाई, इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों हैं, एक वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है, उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया, मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था, अगर एक फील्ड में माहिर बनने का, दोनों में से एक चुनो। तो वो मेरा एक मकसद था। जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा तो मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग में MBBS, और ये तकरीबन 1 से 1.5-2 साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर ईसा अहमद साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं भी जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालिदैन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालिदैन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपनी फिक्र मत करो, आपकी लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर इसरार के बाद, उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई? जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर, 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में, ईयर बराबर आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इनवाइट किया था इंडिया में। आए थे इंडिया में, इनवाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था। तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था। बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का, मतलब वो हद नज़र पब्लिक ही पब्लिक, कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासिर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए? हाँ। तो हमने लिखा है, और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया। तो लेवल की बात होती है, वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर ईसा साहब को बुलाए, और डॉक्टर ईसा साहब का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे, बोले मैंने इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004, उस टाइम वाला लेवल मेरे हिसाब से अभी बोलता, उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि मैं 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो, 2 यहाँ दो, नहीं, मेरा मकसद है 1 पे 2। मैंने पब्लिक 10 दिन तक कैसे आएंगी? और माशाल्लाह मशहूर थे, दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में, जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी, और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग तो हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया, और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया, और हम भी खुश थे। अभी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। हाय हाय हाय, वाह, लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम जब दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे, उस टाइम बहुत खुश थे, क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करें। उस टाइम हमारी मेहनत टॉप, नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब ईसा अहमद साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए,
स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपया खर्चा किए उस वक्त तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था उस बन वक्त? चुका था और पीस IRF टीवी बन की, चुका था 1991 में जब मैं उन्हें मिलने गया था। ठीक है। और दीदार साहब को मिले 1987 में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ और 1991 में इनॉग्रेट हुआ। उसके बाद में डॉक्टर इरशाद साहब को मिलने गया, सही तो हो बन गया। चुका था। और पीस टीवी 2006 में। तो दीदार पिछले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पीस टीवी कायम नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर इरशाद साहब आए थे इंडिया में 2004 में, पीस टीवी ने नेशनल लेवल फर्क था। आप समझे ना? सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था। लेवल बहुत अच्छा था, एक वन ऑन वन, ठीक है। लेकिन जब पीस टीवी आने के बाद पीस टीवी की जो तरक्की होने अल्लाह ताला की मदद थी, वो तो लेवल कुछ और next हो गया। level। फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम ने प्रोग्राम किए तो उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड था और डॉक्टर इस्लाम साहब के लिए भी रिकॉर्ड था। बेशक। ऑफकोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौरव फिक्र के ख़िलाफ़ थे, कंप्लेन भी की पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया। और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन 1 महीने तक, 1 महीने तकरीबन यहाँ से फिर बैंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और वो उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल टीवी के ऊपर। केबल टीवी तो पहले से दिखाते थे। और फिर पीस टीवी कायम हुआ 2005 में हम छूटे, इसलिए डॉक्टर इरशाद साहब 2002-3 या 2004 में, मैं एग्जैक्ट डेट पत्र, 2003 या 2004 में आए थे। फिर पीस टीवी कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में। उसके पहले ज़रा मैं जवाब दे दूँ, आपने कहा पाकिस्तान गई कहने, तो पाकिस्तान 1991 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे, क्या कुछ टाइम में कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा, पाकिस्तान गए, क्यों गए, किससे मिले, क्यों मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विज़िट करूं तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे, मुझसे मुश्किलात आते थे गवर्नमेंट की तरफ से। एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है, लोग कबूल करने लगते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है पॉसिबिलिटी। तो इनविटेशन मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने हिजरत की इंडिया से मलेशिया, तकरीबन उस वक्त 5,000 इन्विटेशन थे दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट क्या अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 सिर्फ पाकिस्तान से थे, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होता था बट नेचुरल तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन के थ्रू जाएंगे।